अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि लास्ट लेक्चर आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आया होगा। लास्ट टाइम हम लोगों ने एलर्जन और टाइप्स ऑफ एलर्जन को कंप्लीट किया था। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी। और अकॉर्डिंग टू रॉबिन कॉम्स और जेल जेल और रॉबिन के अकॉर्डिंग हम जो अगर क्लासिफिकेशन को पढ़ते हैं तो कहते हैं कि 4 तरह के हाइपर सेंसिटिविटी की टाइप्स होती हैं। ठीक है, टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी, टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी, टाइप 3 एंड टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी। अच्छा, आप लोग ये कहते हो कि पीएचजी जेल और रॉबिन कॉम्स ने 1963 के अंदर बहुत ज़्यादा तफसीलन बयान किया था किसको, क्लासिफिकेशन ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी को। और उन्होंने इसको 4 तरह के मुख्तलिफ दर्जों के अंदर तकसीम कर दिया। और उन्होंने इन्हीं मीन 4 की 4 क्लासेस को मजीद मुख्तलिफ किस्म के नाम दिए। लाइक टाइप 1 को इन्होंने एलर्जी और इमीजिएट हाइपर सेंसिटिविटी का नाम दिया। टाइप 2 को इन्होंने साइटोटॉक्सिक और एंटीबॉडी डिपेंडेंट का नाम दिया। टाइप 3 को इम्यून कॉम्प्लेक्स डिजीज, और इसके साथ इन्होंने टाइप 4 को डिलेड टाइप हाइपर सेंसिटिविटी, डिलेड टाइप हाइपर सेंसिटिविटी और सेल मीडिएटेड इम्यून रेस्पॉन्स हाइपर सेंसिटिविटी और एंटीबॉडी इंडिपेंडेंट हाइपर सेंसिटिविटी का इन्होंने इसको नाम दिया था। ठीक है, अगर आप लोग इस टेबल को देखते हो तो इस टेबल को मीन देखकर आप लोगों को आइडिया होगा कि ये उनके अल्टरनेटिव नेम्स हैं किसके, टाइप 1 के, यानी कि मुतबादिल नाम जो आप लोग लेते हो। टाइप 1 का ये नाम है, एक और नाम आ जाएगा। टाइप 2 का ये दूसरा नाम आएगा। टाइप 3 का ये दूसरा नाम आ जाएगा। और इनके सामने जो है वो डिसऑर्डर्स लिखे हुए हैं। लाइक अगर आप लोग कहते हो टाइप 1 या एलर्जी की वजह से या इमीडिएट हाइपर सेंसिटिविटी की वजह से क्या कुछ हो सकता है, हे फीवर हो सकता है, एनाफाइलैक्सिस शॉक हो सकते हैं और एस्थमा हो सकता है। इसी तरह से टाइप 2 की बात करते हो तो अरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस एक डिसऑर्डर है जो कि टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी में आता है। टाइप 3 के अंदर सीरम सिकनेस आता है। इनके ऑपोजिट साइड पे आप लोग देखोगे यहाँ पर ये एंटीबॉडीज का एक्सप्लेन किया हुआ है कि आप लोग कहते हो कि कौन सी हाइपर सेंसिटिविटी के अंदर कौन सा एंटीबॉडी इन्वॉल्व है। टाइप 1 के अंदर आईजीई एंटीबॉडी इन्वॉल्व होता है। टाइप 2 के अंदर आईजीएम और आईजीजी इन्वॉल्व होता है, जबकि टाइप 3 के अंदर आईजीजी इन्वॉल्व होता है। और इसके बाद अगर हम लोग टाइप 4 की बात करें तो आप लोग कहते हो टाइप 4 के अंदर कोई एंटीबॉडी इन्वॉल्व नहीं होता। इसके अंदर टी सेल्स होते हैं जो इनिशिएट करते हैं हमारे टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन को। और इस टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन को जो जिसको डिलेड टाइप हाइपर सेंसिटिविटी का भी नाम देते हो आप लोग, या फिर सेल मीडिएटेड इम्यून रेस्पॉन्स का, या फिर एंटीबॉडी इंडिपेंडेंट का, इसके अंदर आपके डिसऑर्डर्स जो हैं वो ये 3-4 एग्जांपल्स यहाँ पे मेंशन की गई हैं। लाइक कॉन्टैक्ट डर्माटाइटिस, क्रॉनिक ट्रांसप्लांट रिजेक्शन और मल्टीपल स्क्लेरोसिस। इन चारों के चारों टाइप्स को हम लोग 1 बाय 1 डिटेल के साथ पढ़ेंगे। ठीक है, आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एलर्जी को, यानी कि इमीडिएट हाइपर सेंसिटिविटी को। इसको हम लोग इमीडिएट हाइपर सेंसिटिविटी क्यों कहते हैं, ठीक है, या फिर हम लोग इसको एलर्जी क्यों कहते हैं, इसको हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं। राइट जैसे कि अभी हम लोगों ने पढ़ा कि हर टाइप ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी के अंदर मुख्तलिफ किस्म के एंटीबॉडीज इन्वॉल्व हैं। जो टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी है इसके अंदर जो है वो आईजीई एंटीबॉडी इन्वॉल्व होती है। आईजीई क्या होता है, आई फॉर इम्यूनो, जी फॉर ग्लोब्यूलिन, ई फॉर मीन एंटीबॉडी। ये टाइप है, ठीक है। ई एक टाइप है किसकी, एंटीबॉडी की, इम्यूनोग्लोब्यूलिन ई, या फिर आप कहते हो आईजीई एंटीबॉडी। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास और भी बहुत सारी टाइप्स आ जाती हैं एंटीबॉडीज़ की, लाइक आईजीजी, आईजीए, आईजीएम, आईजीडी। ठीक है, ये मुख्तलिफ किस्म की एंटीबॉडीज़ मुख्तलिफ किस्म के हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस के अंदर इन्वॉल्व होती हैं। हम लोग सिर्फ और सिर्फ टाइप 1 की बात करें तो टाइप 1 के अंदर सिर्फ आईजीई एंटीबॉडी इन्वॉल्व होगी। राइट, आप लोग टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी को आईजीई मीडिएटेड हाइपर सेंसिटिविटी भी कहते हो। क्यों, क्योंकि ये आईजीई एंटीबॉडी इसके अंदर इन्वॉल्व होता है। दूसरा, इसको आप लोग इमीडिएट हाइपर सेंसिटिविटी का भी नाम देते हो। क्यों, क्योंकि इसका जो रिएक्शन है, इनके रिएक्शन होने के बाद जो सिम्टम्स हैं, अलामात हैं, वो विद इन मिनट्स आपकी बॉडी के ऊपर जाहिर होना शुरू हो जाते हैं। राइट, इसके बाद आप लोग इसको एलर्जी भी कहते हो। एलर्जी जो कि 2 लफ्ज़ का मुखफ़फ़ है, आप लोग कहते हो एलोस, जिसका मतलब है अदर, और अर्गन यानी कि रिएक्टिविटी, यानी कि एक ऐसा रिएक्शन किसी जो कि किसी दूसरे अदर यानी कि किसी दूसरे मॉलिक्यूल की वजह से हो रहा है। वो ऐसा मॉलिक्यूल है जो कि आउटसाइड द बॉडी, जो कि बाहर से आ रहा है। ठीक है, बाहर से वो कुछ भी हो सकता है। लाइक आप लोग बजरिया सांस उसे ले लेते हो, टेक इन यानी कि खाने के जरिए ले लेते हो। लाइक आप लोग खाना खा रहे हो, खाने से एलर्जी है, या डेंडर से है, बीज स्टिंग से है, यानी कि मीन भीड़ के डंक मारने से है, या फिर मोल्ड्स से है, लाइक फंजाई हो जाता है, ड्रग्स से, मेडिसिन से हो जाते हैं, लाइक, या फिर पोलन से, जो कि हम लोग बजरिया सांस अंदर ले जाते हैं, अपने मीन लंग्स में ले जाते हैं। या फिर ये जो आउटसाइड या फिर अदर या फिर फॉरेन सब्सटेंस है, ये हमारे स्किन के साथ कांटेक्ट के साथ भी लग सकता है और एलर्जी पैदा करता है। लाइक लेटेक्स आ गया,
जो कि हमारे हमारे पौधों में से बहता हुआ माल होता है, उसको कहते हो लेटेक्स। लोशंस हो सकते हैं और सोप्स यानी कि साबुन वगैरह, उससे भी एलर्जी हो सकती है। यानी कि मॉलिक्यूल्स फ्रॉम आउटसाइड, जो कि बाहर से आपकी बॉडी के अंदर आ रहा है, इन चीज़ों से आपको एलर्जी हो सकती है। अच्छा, ये जो बाहर से आ रही है चीज़, ये होती क्या है? ये इसको नाम देते हो एलर्जन का, जो कि वजह बनती है, यानी कि कॉज़ है किसका? एलर्जी का, यानी कि वजह बन रही है एलर्जी की। अब इस एलर्जन से होता क्या है? इसके 2 एक्सपोज़र होते हैं, यानी कि आमना-सामना इसका हमारी बॉडी के साथ 2 दफ़ा होता है। फर्स्ट एक्सपोज़र जिसको आप लोग सेंसिटाइज़ेशन कहते हो, यानी कि हमारी बॉडी के अंदर दाखिल होकर ये हमारी बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज़ बनाकर और उनको हसास कर देता है। और फिर दूसरा होता है सेकंड एक्सपोज़र, जिसको आप लोग गेट्स सीरियस कह देते हो, या फिर आप लोग ये कहते हो कि मीन इफेक्टर फेज का नाम देते हो। आप लोग कहते हो उस टाइम पे सीरियस जो सिचुएशन है वो बहुत ज़्यादा संजीदा हो जाती है, राइट। अब हम लोग बारी बारी करके पढ़ेंगे कि फर्स्ट एक्सपोजर में क्या होता है और सेकंड एक्सपोजर में क्या होता है, राइट। फर्स्ट एक्सपोजर, एक्सपोजर यानी कि जब आमना सामना होता है आपके एंटीजन का या एलर्जन का आपकी आपकी बॉडी के साथ, तो क्या होगा? जब कभी एलर्जन आपकी बॉडी के अंदर दाखिल होता है तो आपकी बॉडी के अंदर मौजूद एपीसी सेल्स, यानी कि एपीसी, जिसको आप लोग नाम देते हो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स का, ये यानी कि एक ऐसे सेल्स होते हैं जो कि आपके एंटीजन को या एलर्जन को आपके बॉडी के साथ मुतारफ करवाते हैं, ठीक है। ये जो सेल्स होते हैं ये क्या करते हैं, बहुत सारे सारे प्रोसेसिंग के बाद, यानी कि स्टेप्स गुजरने के बाद, ये बी सेल्स को मीन डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, तब्दील कर देते हैं प्लाज्मा सेल्स और एंटीबॉडीज, आईजीई एंटीबॉडीज में, ठीक है। यानी कि आप लोग ये कहते हो जबकि जब एलर्जन फर्स्ट टाइम आपकी बॉडी के अंदर दाखिल होता है तो पहले ये एपीसी सेल्स के साथ जाके लग जाता है, एपीसी सेल्स इसको अंदर ले जाते हैं और उसके बाद फिर ये मुख्तलिफ किस्म के स्टेप्स गुजर जाने के बाद बी सेल्स को ये मीन एक्टिवेट करता है कि वो तब्दील हो जाए प्लाज्मा, सिंपल प्लाज्मा सेल्स में। और ये जो इसके मीन आईजीई एंटीबॉडीज जो इसने बनाए थे, ये हसास एंटीबॉडीज, सेंसिटाइज एंटीबॉडीज जो हैं इनको रिलीज कर दे। और जब ये एंटीबॉडीज अलग हो जाएंगे, प्लाज्मा सेल अलग हो जाता है, तो ये जो आईजीई एंटीबॉडीज हैं ये जाकर हमारे मास्ट सेल के सरफेस के ऊपर जाकर चिपक जाते हैं। अच्छा, ये जाकर कहाँ पर चिपकते हैं? ये आपके एफसी रिसेप्टर के ऊपर जाकर ये जुड़ जाते हैं, ठीक है। आप लोग कहते हो इन रिसेप्टर्स के ऊपर एंटीबॉडीज जो हैं ये जाके फिक्स हो जाएंगे। अब ये जो एंटीबॉडीज हैं ये हसास हैं, ठीक है। ये हसास हैं किससे? सिर्फ और सिर्फ उस स्पेसिफिक एलर्जन से जो कि आपके बॉडी के अंदर दाखिल हुआ था। ऐसा नहीं है कि अगर इंसान को एलर्जी है पीनट से या फिर दूध से, तो अब अगर उसने एंटीबॉडीज बनाई तो वो हर एक चीज से ही एलर्जी पैदा करने लगेगा, ऐसा नहीं है। अगर वो दूध से एलर्जिक है तो जब कभी दूध वो दोबारा पिएगा तो एलर्जी जाहिर होगी, ठीक है। इसी तरह से अगर उसको पोलन से एलर्जी है तो जब कभी वो दोबारा से पोलन अपनी बॉडी में लेकर जाएगा तो फिर वो एलर्जी के सिम्टम्स को, अलामात को जाहिर करेगा। अब यहाँ पर क्या हुआ कि आपके एंटीबॉडीज जो थे वो जाकर इन रिसेप्टर्स के ऊपर जाके फिक्स हो गए। अब क्या होगा सेकेंड एक्सपोजर में? अब जब कभी दोबारा से एलर्जन आपके बॉडी के अंदर दाखिल होगा, किसी भी रूट से आ रहा था वो, जब भी वो दाखिल होगा तो वो क्या करता है, लाइक आप लोग कहते हो ये आपका एंटीबॉडी है, ठीक है। इसके ऊपर आप लोग कहते हो ये जो आपका पार्ट है ये फैब है, ठीक है, FAB फैब है। आपका एलर्जन जो है वो जाकर आपके एंटीबॉडीज के, ये जो सेंसिटाइज्ड एंटीबॉडीज हैं, इन दो एंटीबॉडीज के साथ ये को या फिर आप कहते हो कि को रिलेशन कर लेता है, दोनों के साथ जुड़कर उनके साथ बाइंड कर जाता है। कौन सा पार्ट पे? फैब। फैब पार्ट के ऊपर ये जाके जुड़ जाएगा और जैसे ये जुड़ता है तो आपके इन मास्ट सेल के अंदर मौजूद जो छोटे छोटे से ग्रेन्यूल्स के जो पैकेट्स हैं ये खुल जाते हैं। ये खुलकर ग्रेन्यूल्स को बाहर भेज देते हैं और ये जो ग्रेन्यूल्स हैं इनके अंदर शामिल हैं आपके हिस्टामीन्स, इंटरल्यूकिन 1, इंटरल्यूकिन 2 और इसके अंदर और मजीद बहुत सारे आप लोगों के मीन मीडिएटर्स। और ये मीडिएटर्स जब आपकी बॉडी के अंदर फैल जाते हैं तो फिर ये अलामात को जाहिर करते हैं, राइट। अब हम लोग इसको बुक से पढ़ेंगे। बुक के अंदर आपके यहाँ पर बहुत ही शॉर्ट करके लिखा हुआ है। अगर आप लोग इसी चैप्टर के ही 2 4 5 पेजेस आगे करके देखते हो तो आप लोगों का पूरे का पूरा मैकेनिज्म ऑफ एलर्जी लिखा हुआ है, जिसके अंदर फर्स्ट एक्सपोजर और सेकंड एक्सपोजर बहुत वाज़ेह तौर पे लिखा हुआ है। अगर आप लोग ये याद करना चाहो तो ये याद कर लो, वो वाला याद करना चाहते हो तो वो वाला याद कर लो। और अगर आप लोग डायग्राम्स के साथ अगर आप बनाते हो तो आप लोगों को मार्क्स फ्री के मिलेंगे, राइट। आप लोग कहते हो इसके अंदर क्या होता है, दिस अकर क्विकली आफ्टर एक्सपोजर टू द एलर्जन, यानी कि ये बहुत तेजी के साथ जाहिर हो जाता है जैसे ही आमना सामना होता है, एक्सपोजर होता है आपका एलर्जन के साथ, यानी कि हमारी बॉडी का एलर्जन के साथ होता है। एलर्जन क्या है? एलर्जन कोई सी भी बैरूनी चीज है, ठीक है, अदर मॉलिक्यूल है जो बाहर से आ रही है, ठीक है। दे आर यूजुअली मीडिएटेड बाय द एंटीबॉडीज ऑफ द आईजीई क्लास। अब ये जो रिएक्शन है एलर्जी जो है ये अमूमन मीडिएट होती है, शुरू होती है किससे? एंटीबॉडीज से। कौन सी क्लास की? आईजीई क्लास की, ठीक है। अब आगे आप लोग कहते हो आईजीई मॉलिक्यूल्स
प्रेजेंट ऑन द सर्फेस ऑफ बेसोफिल्स, बेसोफिल्स के ऊपर मौजूद ये जो एंटीबॉडीज हैं, अब ये बेसोफिल्स कह दो या फिर आप लोग यहाँ पे ले लेते हो बी सेल्स, जो कि बी सेल्स के ऊपर जो मौजूद हैं, दीज एंटीबॉडीज हैव नो इफेक्ट अनटिल एंड अनलेस दे एनकाउंटर एलर्जेंस। इनको इनका कोई भी असर नहीं है, ठीक है, जब तक ये जो बेसोफिल्स के ऊपर एंटीबॉडीज चिपकी हुई हैं, ठीक है, जब तक एलर्जन इसके ऊपर आके नहीं फिक्स होगा, ठीक है, उस टाइम तक अब इसका कोई रोल नहीं है। लाइक दिस वन, आप लोग बात करते हो इस बी सेल्स की, आप सॉरी मास्ट सेल्स की, आपके तो इन मास्ट सेल्स के ऊपर जब तक ये एंटीबॉडीज लगी हुई है, इनका कोई भी इफेक्ट नहीं है जब तक कि इन एंटीबॉडीज के ऊपर आके ये एलर्जन दोबारा से आके इसके ऊपर फिक्स नहीं होता, राइट। फिर आप लोग कहते हो कि अनलेस एनकाउंटर, यानी कि उनका आमना सामना नहीं होता एलर्जन के साथ। व्हेन दिस अकर, जब कभी इनका आमना सामना होगा, द मास्ट सेल डिस्चार्ज देयर ग्रेन्यूल्स, उनका रिएक्शन मीन उनका मतलब को रिलेशन होने के बाद, उनका आपस में जुड़ने के बाद, ये आपके जो मास्ट सेल्स हैं ये ग्रेन्यूल्स को रिलीज कर देते हैं, बाहर भेज देते हैं, और कहते हैं ग्रेन्यूल्स कंटेन अ वैरायटी ऑफ एक्टिव एजेंट्स इंक्लूडिंग हिस्टामिन एटसेट्रा। और इन ग्रेन्यूल्स के अंदर बहुत सारे एक्टिव एजेंट्स होते हैं इंक्लूडिंग हिस्टामिन्स। अब ये जो इसने जो ग्रेन्यूल्स को बाहर रिलीज कर दिया था, ये जो ग्रेन्यूल्स हैं मुख्तलिफ किस्म के क्लासेस के हैं। लाइक आप लोग बात करते हो हिस्टामिन की, या फिर ब्रेडिकाइनिन की, या फिर आप लोग बात करते हो कि इंटरल्यूकिन 1, इंटरल्यूकिन 2, या फिर दूसरे मीडिएटर्स, राइट। अब ये जैसे ही हमारी बॉडी के अंदर रिलीज होते हैं तो क्या होगा कि हमारी बॉडी जो है वो मुख्तलिफ किस्म के अलामात को जाहिर करने लगेगी। अब अगर हम लोग इसकी मजीद डिटेल पढ़ें तो आप लोग कहते हैं इमीडिएट हाइपर सेंसिटिविटीज़ जो हैं वो दो तरह की होती हैं। एक होता है लोकल एनाफाइलैक्सिस, यानी कि जो सिर्फ और सिर्फ एक स्पेसिफिक लाइक स्किन के ऊपर हुआ है तो स्किन के ऊपर ही सिर्फ एक जगह पर एलर्जी जाहिर होगी। सिस्टमिक एलर्जी के सिस्टमिक एनाफाइलैक्सिस क्या होगा कि अगर हमारा पूरा का पूरा सिस्टम जो है, यानी कि हमारी पूरी बॉडी अगर लपेट में आ जाए, इनकी पूरी बॉडी के अंदर अलग अगर तो एलर्जी पैदा हो जाए तो उसको आप लोग सिस्टमिक एनाफाइलैक्सिस कहते हो। एनाफाइलैक्सिस क्या है? ये एक एलर्जिक रिएक्शन को कहा जाता है, ठीक है। इनके एलर्जिक रिएक्शन को अगर लोकलाइज्ड है, एक जगह पे मखसूस है, तो फिर लोकल एनाफाइलैक्सिस, और अगर पूरे के पूरी बॉडी को इन्वॉल्व कर लिया तो फिर ये सिस्टमिक एनाफाइलैक्सिस कहलाता है। अब हम लोग बात करते हैं लोकल एनाफाइलैक्सिस की। एनाफाइलैक्सिस यानी कि एलर्जिक रिएक्शन। लोकल यानी कि अगर तो सिर्फ सिर्फ सराउंडिंग टिश्यूज को ही अगर उसने अफेक्ट किया है, ठीक है, यानी कि रिलीज ऑफ दीज सब्सटेंसेस, यानी कि जो हमारे सब्सटेंसेस कौन से केमिकल मीडिएटर्स, अगर तो केमिकल मीडिएटर्स सिर्फ सिर्फ इर्द गिर्द के टिश्यूज के अंदर फैले हैं तो वो वजह बनते हैं लोकल एनाफाइलैक्सिस की। और वो लोकल एनाफाइलैक्सिस से अलामात कौन से जाहिर होंगे? लाइक स्वेलिंग, सोजिश हो जाती है, रेडनेस, सुर्ख हो जाता है, और इचिंग, खारिश होने लगती है। एज फॉर एग्जाम्पल एलर्जिक राइनाइटिस। एलर्जिक राइनाइटिस के बारे में हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में बहुत डिटेल में पढ़ा था। हम लोगों ने कहा कि एलर्जिक राइनाइटिस को आप लोग हे फीवर भी कहते हो, या फिर इसको राइनोरिया भी कहते हो। और होता किस लिए है? ये पोलेंस की वजह से होता है, यानी कि जो हवा में पैदा होने वाले एलर्जेंस हैं, जर्रात हैं छोटे छोटे से, जो कि हम लोग सांस के जरिए अंदर ले जाते हैं, ये हमारी बॉडी के अंदर आकर इनके नाक की म्यूकोजा में, नेजल म्यूकोजा में जो इंटरनल लाइनिंग है उसके म्यूकोजा में मौजूद जो सेंसिटाइज्ड मास्ट सेल्स पर आईजीई एंटीबॉडीज मौजूद हैं, उनके साथ ये रिएक्ट करता है। और क्या करेगा? ये हमारे टिश्यूज अराउंड द आईज उनको अफेक्ट करेगा, ठीक है, उनके ऊपर असरअंदाज होता है और रनी नोज होने लग जाती है, यानी कि नाक बहना स्टार्ट हो जाती है, उससे बुखार भी होता है, सोजिश भी हो जाती है, ठीक है, और समटाइम नाक बंद भी हो जाती है। राइनोरिया हो गया। दूसरी एग्जाम्पल आपकी आ जाती है ब्रोंकियल अस्थमा। जब कभी एलर्जन मतलब कि आपके बॉडी के अंदर दाखिल होता है, हिस्टामिन रिलीज हो जाते हैं, तो क्या होता है? ब्रोंकियल अस्थमा हो जाता है, यानी कि आप लोगों की आप लोगों ने बात किया कि हिस्टामिन्स जो हैं वो रिलीज हो जाते हैं जैसे ही आपका एलर्जन बॉडी के अंदर आता है, वो उसके साथ बाइंड करता है ऑन सेकंड एक्सपोजर, तो फिर हिस्टामिन्स जो हैं वो बाहर आ जाते हैं। अब हिस्टामिन का अगर कंसंट्रेशन जब बढ़ जाती है तो क्या होता है कि पहले आप लोगों का मीन ये H1 रिसेप्टर के ऊपर जाके अगर बाइंड करेंगे तो ब्रोंकाई यानी कि आपके सांस की नाली जो है उसके स्मूथ मसल्स की कॉन्ट्रेक्शन हो जाती है, ठीक है, उनके स्मूथ मसल्स जो हैं वो नॉर्मल से सिकुड़ जाते हैं, ठीक है। अब जब वो सांस की नाली सिकुड़ जाएगी तो आपको सांस लेने में भी दिक्कत होगी, राइट, यानी कि आपके सांस की नालियां जो है वो तंग हो जाती हैं और आपको सांस लेने में मुश्किल होती है। अब आप लोग कहते हो ब्रोंकियल अस्थमा इन विच द एलर्जन रीचेस द लंग्स आइदर बाय इनहेलेशन और इन द ब्लड, या तो मीन सांस के जरिए अंदर चला जाता है या फिर ब्लड के जरिए अंदर जाता है, एंड कॉज ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन, और फिर ब्रोंको यानी कि ब्रोंक्यूल्स की कॉन्स्ट्रिक्शन यानी कि तंग कर देता है, सुकेड़ देता है उसको, यानी कि नॉर्मल था पहले और अब वो क्या हुआ? वो तंग हो गया, राइट। सेकेंड वन क्या होता है? हाइव्स हो जाते हैं, यानी कि फिजिशियंस कॉल इट अर्टिकेरिया, यानी कि स्किन की जो है सोजिश हो जाती है। अब सोजिश क्या होते हैं, कैसे होती है ये?
कि आप लोग बात करते हो जब कभी हिस्टामिन का की कंसंट्रेशन जब इंक्रीज हो जाती है तो पहले आप लोगों के ब्लड वेसल्स जो कि नॉर्मल होती हैं, इनके अंदर कोई स्पेसिंग नहीं होती, सेल्स के अंदर ब्लड आराम से फ्लो करने लगता है। जब हिस्टामिन की कंसंट्रेशन जब इंक्रीज हो जाती है तो क्या होगा कि आपके जो ब्लड वेसल्स हैं ये डायलेट हो जाती हैं, नॉर्मल से ज़्यादा फैल जाती हैं और इनके सेल्स के दरमियान में भी स्पेसिंग आ जाती है, जगह फासला आ जाता है। और अब जब ये इसके अंदर ब्लड जो है वो फ्लो करेगा तो फ्लूइड इसके अंदर जो बह रहा है वो भी इंटरस्टिशियम के अंदर जाने लग जाता है, यानी कि यहाँ से बाहर की तरफ जाने लग जाएगा, इन स्पेस से वो बाहर की तरफ फैलने लग जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि परमेबिलिटी भी इंक्रीज हो गई, डायलेशन भी इंक्रीज हो गया, यानी कि आपकी ब्लड वेसल फूल गई। ठीक है, फूल गई जिसकी वजह से क्या हुआ, परमेबिलिटी भी इंक्रीज हो गई, यानी कि इसके दरमियान में जो स्पेसिंग थी वो बढ़ गई, यानी कि आपका फ्लूइड जो वो इकट्ठा होने लग गया, इकट्ठा होने लग जाएगा, यानी कि एडिमा हो गया, स्वेलिंग हो गई। एक जगह पे जब आपके बॉडी के अंदर फ्लूइड इकट्ठा हो जाता है तो स्वेलिंग हो जाती है, एडिमा हो जाता है, साथ साथ में अर्टिकेरिया हो जाता है, हाइव्स हो जाती है, यानी कि स्किन की मतलब कि स्किन जो है वो उभार पैदा होने लग जाते हैं और उसके अंदर पस या फिर ब्लड भर जाता है, राइट। अब इसके बाद आप लोग बात करते हो अच्छा ये हो गया वेयर द एलर्जन एंड यूजुअली एंटर्स अ बॉडी बाय फूड। नेक्स्ट थिंग, अब आप लोग बात करते हो सिस्टमिक एनाफाइलैक्सिस की। सिस्टमिक यानी कि पूरे के पूरे सिस्टम को अगर वो लपेट में ले लेता है, यानी कि बॉडी को, एनाफाइलैक्सिस यानी कि एलर्जिक रिएक्शन, यानी कि ऐसा रिएक्शन जो कि अब मतलब कि अगर तो अब ऐसे ऐसे एलर्जी हो जाए जिसके अंदर आपके पूरी की पूरी बॉडी या पूरा का पूरा सिस्टम अगर लपेट में आ जाता है, यानी कि पूरा इन्वॉल्व हो जाता है, तो क्या होगा कि वो लाइफ थ्रेटनिंग हो जाएगा, यानी कि अब जानलेवा बन गया वो। ठीक है, और इसके अंदर अमूमन कौन सा आता है, आपका सर्कुलेटरी सिस्टम यानी कि ब्लड सिस्टम आ जाता है और निज़ाम तनफ़ुस यानी कि रेस्पिरेटरी सिस्टम भी इन्वॉल्व हो जाता है। अब होगा क्या है, ये आप लोग मोस्टली इनकी वजूहात कौन सी होती हैं, इंसेक्ट से हो सकता है, ठीक है, कीड़े मकोड़ों के डंक से हो सकता है, लाइक आप लोगों की भीड़ आ जाती है, भीड़ें आ जाती हैं, वास्प या फिर चूंटी एंट आ जाती है, बीज आ जाती हैं, मक्खियाँ उनके स्टिंग से यानी कि उनके डंक मारने से। ठीक है, या फिर ड्रग्स से, समटाइम मेडिसिन से हो जाती है, लाइक पेनिसिलिन या इंसुलिन, कुछ लोगों को इंसुलिन से होती है, कुछ लोगों को पेनिसिलिन से होती है, फिर कुछ लोगों को खानों से होती है, जिसकी वजह से हमारा पूरा का पूरा सिस्टम जब वो इन्वॉल्व हो जाता है, लाइक सी फूड से, उसकी वजह से स्किन के ऊपर में रैशेस बन जाते हैं या फिर स्वेलिंग्स हो जाती हैं, उभार पैदा होता है, आर्टिकेरिया पैदा हो जाता है। कुछ लोगों को नट्स से होती हैं, ठीक है, लाइक वॉलनट्स आ गए, ट्री नट्स आ गए, यानी कि मेवा जात से हो जाती है, राइट। आज का लेक्चर यहीं तक का था। आई होप कि आज का लेक्चर आप लोगों को समझ आया होगा। अगर आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कर सकते हैं, और अगर आज का लेक्चर आप लोगों को समझ में आया है तो काइंडली लाइक दिस वीडियो, और अगर अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।